हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस लेसन में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एक ओवरव्यू कि इस लेसन में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सी, कि सी का एप्लीकेशन में सी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो सी का एप्लीकेशन कहलाएगा। और फिर हम लोग एक छोटा सा एप्लीकेशन, छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे सी का, और फिर उसमें यूज़ किए गए हेडर फाइल्स को, प्री डिफाइंड फंक्शंस को और कीवर्ड्स को देखेंगे कि वो होता क्या है, हम लोग अपने प्रोग्राम में क्यों यूज़ कर रहे हैं और वो कैसे आउटपुट ला रहा है जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, इस सब को जानने के लिए, इसमें यूज़ किए गए हेडर फाइल्स को जानने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक चैप्टर आएगा आप लोग को जानने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जान रहे हैं कि फंक्शन होता क्या है और कितने टाइप का होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सी। और फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सी लैंग्वेज में हम लोग देख रहे हैं सोर्स कोड ऑफ सी, कि इसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे कि वो सी का कहलाएगा प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहला कि उसके फाइल का एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी होना चाहिए। अब आप लोग बोलेगा कि डॉट सी ही क्यों होना चाहिए? डॉट सी होना चाहिए बस रीडेबिलिटी के लिए। जैसे कि हम लोग डॉट डीओसी देखते ही समझ जाते हैं कि ये वर्ड का है, डॉट एक्सेल देखते ही समझ जाते हैं कि ये एक्सेल का है, ठीक इसी तरह डॉट सी देखते ही समझ पाए कि ये सी का फाइल है, इसलिए हम लोग का एक्सटेंशन जो होना चाहिए फाइल का वो डॉट सी होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट चीज़ है कि जो हमारा रिजर्व वर्ड कीवर्ड जो हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम में वो सी कंपाइलर के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग कुछ ऐसे कीवर्ड्स या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे जो कि सी कंपाइलर के द्वारा सपोर्टेड नहीं होगा, तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा। ठीक है, सी का एप्लीकेशन हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, नोट पैड पे, वर्ड पैड पे, डॉस पे, हम लोग सी का एप्लीकेशन कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है इन सी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन अ फंक्शन। मतलब कि सी लैंग्वेज में हम लोग जितने भी लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे वो ज़रूरी है कि एक फंक्शन के अंदर ही होना चाहिए। और इससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन होता है जब हम लोग सेम टाइप के इंस्ट्रक्शंस को एक ब्लॉक के अंदर लिखते हैं और उस ब्लॉक का कुछ नाम देते हैं, तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन दो तरीके का होता है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है और एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर का स्टेटमेंट, जिसके ब्लॉक के अंदर का इंस्ट्रक्शंस वो यूज़र डिसाइड करता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे मैं चाह रही हूँ कि मेरा नाम मॉनिटर पे प्रिंट करे, माय नेम इज़ रूपम, तो मैं इससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा, जो भी लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट होगा, वो मैं एक ब्लॉक के अंदर लिखूंगी और उस ब्लॉक का एक नाम दूंगी। तो ये जो मेरा बनेगा, ये फंक्शन बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, जैसे लाइक मेन हो गया, एक्सेप्ट हो गया, डिस्प हो गया, और कुछ भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर हम लोग समझते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसके अंदर का स्टेटमेंट पहले से ही डिसाइडेड होता है सी कंपाइलर के द्वारा। उसके अंदर का स्टेटमेंट यूज़र ना ही मॉडिफाई उसमें कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग बस वो फंक्शन को, हम लोग बस प्री डिफाइंड फंक्शन को क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। बस हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे प्री डिफाइंड फंक्शंस। जैसे प्री डिफाइंड फंक्शंस हो गया क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ, गेट सी एच, ये सब हमारा क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन को हम लोग इनबिल्ट फंक्शन भी बोलते हैं, सिस्टम डिफाइंड भी बोलते हैं। ओके, एक चीज़ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि इस सोर्स फाइल मस्ट बी कंटेन्स एटलीस्ट वन यूज़र डिफाइंड फंक्शन नेम्ड मेन। मतलब कि एक हमारे प्रोग्राम में एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए मेन। और मेन क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मेन प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि हम लोग उसको हर एक प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। मेन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि मेन के अंदर का इंस्ट्रक्शंस जो होता है, स्टेटमेंट जो होता है, वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे वेलकम टू सी प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं जो मैसेज वो प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये जो अंदर का स्टेटमेंट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, यूज़र द्वारा डिसाइड हो रहा है, तो इसलिए ये मेन जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। और हमारे सोर्स कोड में एक मेन होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे ही हम लोग अपना प्रोग्राम रन करवाते हैं, तो जो डॉस है वो हमारे प्रोग्राम में मेन को कॉल करता है और फिर मेन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे प्रोग्राम में मेन होना ज़रूरी है, और मेन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग देख रहे हैं
कि जो हमारा सी में होता है हेडर फाइल्स, वो इंक्लूड करना ऑप्शनल होता है। जैसे हम लोग अब यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाए थे, इस प्रोग्राम में हम लोग जितना भी यूज़ किए हैं, ये हमारा हेडर फाइल्स हो गया। फिर ये क्या होता है और ये वॉइड का क्या वर्क है, यहाँ पे ये क्लियर स्क्रीन का क्या वर्क है, ये प्रिंटफ का क्या वर्क है, ये गेटसीज का क्या वर्क है, ये अभी हम लोग जान रहे हैं एक एक करके कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं हेडर फाइल्स के बारे में। तो हेडर फाइल्स जो है वो इंक्लूड करना ऑप्शनल है। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि हेडर फाइल होता क्या है। हेडर फाइल होता है इनबिल्ट फंक्शंस का कलेक्शन, उसके ऑब्जेक्ट कोड का कलेक्शन। इनबिल्ट फंक्शन के ऑब्जेक्ट कोड का कलेक्शन होता है हेडर फाइल के अंदर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। जैसे ही हम लोग हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं तो एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा हेडर फाइल क्या हुआ, हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड ऑफ सिमिलर टाइप इन बिल्ट फंक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हेडर फाइल के आगे जो हम लोग हैश लगाते हैं, इसका क्या वर्क है। हैश जो है वो एक प्री प्रोसेसर होता है जो कि इंश्योर करता है कि स्टेटमेंट मस्ट बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट बिफोर एनी अदर स्टेटमेंट। इसके अंदर हेडर फाइल के अंदर का जो भी स्टेटमेंट है वो पहले कंपाइल और एग्जीक्यूट होगा बिफोर एनी अदर स्टेटमेंट। ये कौन इंश्योर कर रहा है, ये हैश इंश्योर कर रहा है, क्योंकि हम लोग इस हेडर फाइल के आगे हैश लगा रहे हैं। जिस भी स्टेटमेंट के आगे हम लोग हैश लगाएंगे तो हैश इंश्योर करेगा कि वो लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट पहले कंपाइल्ड और एग्जीक्यूट होगा बिफोर एनी अदर स्टेटमेंट। ओके, देख रहे हैं कि इंक्लूड का क्या वर्क है। इंक्लूड एक डायरेक्टिव्स होगा जो होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हेडर फाइल में पड़े ऑब्जेक्ट कोड को कॉपी करता है हमारे होस्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। और फिर हम लोग उससे काम कर पाते हैं दोनों को मिला के। तो इंक्लूड का वर्क हुआ कि वो हेडर फाइल में पड़े ऑब्जेक्ट कोड को हमारे होस्ट एप्लीकेशन में, हमारे करंट एप्लीकेशन में कॉपी करेगा, ठीक है। stdio.h क्या है, std हुआ स्टैंडर्ड, io हुआ इनपुट आउटपुट और .h हुआ एक्सटेंशन जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये एक हेडर फाइल है, ठीक है। फिर conio.h है, ये भी क्या हुआ, कंसोल इनपुट आउटपुट और .h इंडिकेट कर रहा है कि ये एक हेडर फाइल है। printf और scanf जो है हमारा वो stdio.h हेडर फाइल के अंदर का फंक्शंस है, और क्लियर स्क्रीन और getch जो है वो हमारे conio.h हेडर फाइल के अंदर का फंक्शंस है, ठीक है। हम जैसे मैंने बताया था कि सी लैंग्वेज में जो है वो हेडर फाइल इंक्लूड करना ऑप्शनल है। इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। जैसे इस प्रोग्राम में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हेडर फाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा लाइन कितना कंपाइल्ड हो रहा है, 6 लाइन कंपाइल्ड हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा कितना लाइन कंपाइल्ड हो रहा है, 462। जबकि इस प्रोग्राम में भी कोई एरर नहीं आ रहा है और इस प्रोग्राम में भी कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेटर क्या है, हम लोग को हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए हम लोग को हेडर फाइल इंक्लूड। कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे ज़रूरी होगा कि हाँ हेडर फाइल नहीं इंक्लूड करेंगे तो एरर होगा, लेकिन जनरली हम लोग नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोसेसिंग स्पीड जो होगा वो फास्ट होगा। तो इसलिए हम लोग को हेडर फाइल नहीं यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा ज़्यादातर यहाँ पे। तो ये होगा कि हम लोग प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं कि जो वॉइड हम लोग लगाए थे फंक्शन के आगे, वॉइड का क्या वर्क है। वॉइड जो है वो एक डेटा टाइप है जो कि इंश्योर करता है कि फंक्शन जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ओपन करली ब्रैसेस और क्लोज करली ब्रैसेस का इंश्योर करता है। ओपन करली ब्रैसेस इंश्योर्स स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। जब भी हम लोग ओपन करली ब्रैसेस इंश्योर करेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो उसका स्टार्टिंग पोजीशन है, और क्लोज करली ब्रैसेस इंडिकेट करेगा कि हमारे प्रोग्राम का वो, हमारे फंक्शन का वो टर्मिनेशन पोजीशन है, ठीक है। क्लियर स्क्रीन का क्या वर्क है, क्लियर स्क्रीन का वर्क है कि इट इज़ इनबिल्ट फंक्शन ऑफ conio.h। ये तो मैंने अभी बताया ही कि ये conio.h के हेडर फाइल के अंदर का फंक्शन है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिमूव और क्लियर करता है हमारे स्टेटमेंट्स को जो कि आउटपुट बफर पे होता है। जब भी हम लोग क्लियर स्क्रीन को कॉल करते हैं तो जो भी स्टेटमेंट्स आउटपुट बफर पे होता है पहले से, वो सारा ये क्लियर स्क्रीन उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, क्लियर कर देता है वो सारे स्टेटमेंट्स को, ठीक है। प्रिंटफ का क्या वर्क है, प्रिंटफ का वर्क है कि प्रिंटफ के अंदर, प्रिंटफ के पैरेंथेसिस के अंदर, डबल क्वोट्स के अंदर जो भी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट हम लोग देंगे वो मॉनिटर पे प्रिंट करेगा। प्रिंटफ का वर्किंग प्रोसेस हम लोग आगे के लेसन्स में जानेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जानना प्रिंटफ का वर्किंग प्रोसेस। अभी आप लोग बस इतना समझिए कि प्रिंटफ के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग जो भी मैसेज देंगे वो मॉनिटर पे प्रिंट होगा, ठीक है।
हम लोग देख रहे हैं गेट सी एच का क्या वर्क है। गेट सी एच का वर्क होता है वो तब तक चलता रहता है जब तक कि इनपुट बफर से उसको कोई एक कैरेक्टर ना मिल जाए। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि जो गेट सी एच का वर्क है वो स्क्रीन को रोकना है। ऐसा नहीं है। गेट सी एच का वर्क, गेट सी एच तब तक चलता रहता है जब तक कि उसको इनपुट बफर से कोई एक कैरेक्टर ना मिल जाए। जैसे ही हम लोग कोई की प्रेस करेंगे, इसको इनपुट बफर से कोई एक कैरेक्टर मिलेगा, इसका काम खत्म हो जाएगा, फिर गेट सी एच का काम खत्म हो जाएगा। तो गेट सी एच का काम स्क्रीन को रोकना नहीं हुआ, गेट सी एच का काम हुआ तब तक चलते रहता है जब तक कि इसको इनपुट बफर से कोई एक कैरेक्टर ना मिल जाता है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। हम लोग जो भी लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे सी में, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेमीकोलन से एंड होना चाहिए। सेमीकोलन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है। और एक है कि जो ऑल रिजर्व वर्ड कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन स्मॉल लेटर बिकॉज सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जितने भी आप अपने प्रोग्राम में कीवर्ड्स का यूज़ कीजिएगा, जितने भी वर्ड्स का यूज़ कीजिएगा रिजर्व वर्ड का, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। स्मॉल लेटर में क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैपिटल लेटर में देंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। सी जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस समझा जाएगा, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो ये ठीक रहेगा, और हम लोग जैसे कैपिटल लेटर करेंगे तो इसको ये डिफरेंस समझा जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग को एरर आ सकता है हमारे प्रोग्राम में। ठीक है। जस्ट होप कि आप लोग को ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।